नाज़रीन, मिसाइलों की बरसात और टैंकों के गोलों के दरमियान उड़ती उड़ती जंग बंदी की खबरें आ रही हैं और इसराइल पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। इसराइल ने खुद ही हमास को जंग बंदी की ऑफर भिजवा दी है और अगर ये ऑफर हमास कबूल कर लेती है तो यहां पर जंगबंदी भी हो सकती है। एक तरफ रफा ऑपरेशन की तैयारी, एक तरफ लेबनान के साथ जंग तेज हो चुकी है और एक तरफ ग्रेटर इसराइल बनाने के दावे हैं, लेकिन तमाम फ्रंट्स पर हारने के बाद इसराइल जो है वो मुकम्मल बंद गली में जा चुका है और पूरी तरह से हमास के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हुआ है। और अगर ये डील नाज़रीन बढ़ती है, आगे कामयाब हो जाती है, तो फिर अरब फौजें जो हैं वो गज़ा में फ़लस्तीन में उतर सकती हैं और आज़ादी फ़लस्तीन का बाकायदा प्रोसेस शुरू हो सकता है। और इसी डील के दरमियान ये खबरें आ रही हैं कि यूरोप से बहुत ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीन को आज़ादाना तौर पर रिकगनाइज़ करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, सऊदी अरब में इस जंग के हवाले से यानी सीज़ फायर के हवाले से बहुत अहम मुज़ाकरात, जो सारी फैसला कुन ताकतें हैं, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं सऊदी अरब के अंदर। इस तरह के मुज़ाकरात इस पूरी जंग के दरमियान नहीं हुए, यानी जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं, जो सबसे पावरफुल शख्सियात हैं, वो बराह रास्त अब टेबल के ऊपर बैठने जा रही हैं इस मुज़ाकरात के हवाले से। और अभी नाज़रीन खबर है कि तमाम जो अरब के वज़राए ख़ारजा हैं वो भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और एक मीटिंग भी उनकी हुई है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खुसूसी तौर पर जो है वो सऊदी अरब में पहुंचे हैं। और जो हम एक इस्लामिक इत्तेहाद की बात कर रहे थे कि पसे पर्दा जो है ये मुलाकातें हो रही हैं, टेलीफोन कॉल हो रही है, कोशिश हो रही है कि मुसलमान मिलकर जो है अपना इम्पैक्ट क्रिएट करें और एक यकजहती और इत्तेहाद जो है वो नज़र आना चाहिए। तो उसके जो वाज़े नताइज हैं वो इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी अहम खबरें ये हमारे सामने आई हैं एकदम से, यानी जंग के दरमियान ये खबर आ गई और जंग पूरी शिद्दत आबोताब के साथ जारी है, लेकिन इसी दरमियान ये खबर आई है। तो अब जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है? क्या ये इतनी संजीदा ऑफर है कि इसको कबूल किया जा सकता है? इससे पहले जो सारे मुज़ाकरात होते रहे, मौजूदा सिनेरियो माजी से कितना मुख्तलिफ है और क्या इसमें से कोई जंगबंदी की कोई खबर मुकम्मल तौर पर हो सकती है, यानी मुकम्मल जंगबंदी हो सकती है? जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? और ये जो सऊदी अरब में मतलब सारे डिसीजन मेकर से इकट्ठे होने जा रहे हैं, क्या इसकी कोई ख़ास वैल्यू है? ये सारी अहम तरीन तफसीलात। और तुर्की ने, उर्दगान ने बाइडन की ऑफर ठुकरा दी है। बाइडन ने स्पेशल इन्विटेशन जनाब उर्दगान साहब को भेजा है कि आप वाइट हाउस तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन उर्दगान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत शर्मिंदगी अमेरिका को उठाना पड़ी है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तरफ तो शदीद जंग जारी है और कोई भी रुख, कोई भी डायरेक्शन जो है वो ये जंग इख्तियार कर सकते हैं, यानी यहाँ से मामलात कहीं भी फैल सकते हैं। यानी वो जो हम कहते हैं कि इलाकाई जंग मुकम्मल बन सकती है, यहाँ से आलमी जंग फैल सकती है, तो वो मामला अभी तक वहीं मौजूद है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। रफा ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है, इसराइली फ़ौज वहाँ पर है, बमबारी हो रही है, गज़ा में क्लैशेस हो रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर लेबनान का बॉर्डर है, अमरीकी असलहा जो है वो हर दूसरे दिन बंदरगाहों पर पहुँच रहा है और जो इसराइली इंतहा पसंद हुकूमत है वो अपने जुल्म जारी रखे हुए। लेकिन इसी दरमियान नाज़रीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ खबर जो है वो सामने आई है, वो ये है कि नेतन्याहू पर उसकी आर्मी और बाकी जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनका शदीद प्रेशर है और यूरोप पूरी तरह से हाथ खींच चुका है और उस वजह से नेतन्याहू एक प्रपोजल जो है वो भेजने पर मजबूर हुआ है हमास को। और जो प्रपोजल भेजा गया है ये बाकी तमाम प्रपोजल से, बाकी जितनी भी डील्स चलती रही हैं, जो मुआहदे अंडर डिस्कशन रहे हैं, उन सब से ये मुख्तलिफ है। इसमें इसराइल की जानिब से टोटल सरेंडर किया गया, टोटल सरेंडर, यानी कि ये कोई हमास की ऑफर नहीं, ये खुद इसराइल ने भेजी और उसमें टोटल सरेंडर जो है वो इसराइल की जानिब से किया गया। तमाम शराइत जो है जो हमास मुतालबा कर रही थी वो मान ली गई हैं। अच्छा, मिस्री हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो नाज़रीन एक आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर तेल अवीव पहुंचे, ठीक है, हाई ऑफिशियल्स, और प्रेसिडेंट सीसी का वो पैगाम लेकर गए, क्योंकि इधर से खबर आ गई कि भाई आर्मी कह रही है कि हम मुकम्मल तैयार हैं, सिर्फ नेतन्याहू के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो उधर से इजिप्शियन जो हाई
ऑफिशियल्स हैं वो जनाब तेल अवीव पहुंचे और प्रेसिडेंट सीसी का पैगाम लेकर, और उन्होंने इसराइल को जाकर कहा कि बाकी सारी चीजों पर जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन रफा के ऊपर हमारी बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। और प्रेसिडेंट सीसी ने कहा कि अगर रफा में इसराइल आता है तो हमारा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, हम इसराइल के ऊपर हमलावर हो जाएंगे और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मुआहदा टूट जाएगा और हम इसको ऐलान जंग समझेंगे। अच्छा, इस सारे प्रेशर के साथ और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। मुमकिन है इसमें अमेरिका की भी कोई डायरेक्शन आई हो, अमेरिका की भी कोई इनपुट आई हो ये प्रपोजल भेजने के हवाले से। जो भी हुआ उसके बाद जनाब नेतन्याहू की जानिब से इजिप्शियंस के हाथों ये प्रपोजल भेज दिया गया है हमास को, जो कि उन्होंने रिसीव कर लिया है। मैं यहां पर एक चीज आपको रिकॉल करवा दूं कि मैंने आपको कहा था कि मिस्र की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ना, अगर मिस्र इसी तरह से हार्ड लाइन पोजीशन ले लेता है कि रफा पर ऑपरेशन हम ऐलान जंग समझेंगे, और ये वाकईतन ही रियल होता है, बातें नहीं होती, वाकईतन अगर रियल होता है और इसराइल को भी पता हो कि भाई ये रियल स्टांस है उनका, ये इजिप्ट ऐसा ही करेगा, तो बहुत मुश्किल होगा इसराइल के लिए रफा ऑपरेशन करना। ठीक है, मतलब वो हजार बार सोचेगा। देखें जो उन्होंने कत्लेआम किया है किस वजह से किया, कि सारे खामोश बैठे हैं। अगर ये पहले दिनों ओआईसी स्टांस ले लेती तो इसराइल की ये जरूरत नहीं थी। ये हमारी बुज़दिली और हमारी कमजोरी है कि हम बैठे रहे। अगर पहले दिन हमने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया होता तो ऐसा ना होता। तो अगर इजिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहा है, बाकी सारी चीजों पर उसने कंप्रोमाइज किया और वो तारीख याद रखेगी किसने क्या किया, लेकिन फिर भी अगर यहां पर वो स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहा है तो इसराइल हजार बार सोचेगा, क्योंकि इजिप्शियन एक बहुत बड़ी आर्मी है। फिर इस तमाम सूरत हाल में जब इत्तेहादी छोड़ रहे हैं, जब इमेज डिस्ट्रॉय है, जब इंटरनेशनल आइसोलेशन है, जब हिजबुल्लाह बैठी है और पूरी तरह से सरगर्म है, जब इराक शाम, तो कैसे संभालेगा इजिप्ट को, कैसे संभालेगा? तो इसलिए वो हजार बार सोचेगा। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहां पर भी हमें वाज़े नजर आ रहा है। तो उसके बाद जनाब इन सारी चीजों को देखते हुए इसराइल की जानिब से ये प्रपोजल दे दिया गया हमास को। अब मैं आपके सामने पहले सबूत रख देता हूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है। आप कहेंगे कि अच्छा अचानक ये गोले बारूद धमाके और इतनी जो मामलात हो रहे हैं उस दरमियान ये जंगबंदी की खबर ये कहां से आ गई? तो सबूत आप, इस वक्त सारी दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन 2-3 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सीबीसी, हमास सेज इट्स रिव्यूइंग एन इसराइल सीज फायर प्रपोजल एज प्रेशर फॉर पीस माउंट्स, के रिव्यू करने हमास ये कह रही है कि इसराइल की जानिब से हमें प्रपोजल आया है। इसराइल ऑफर्स टू सस्पेंड रफा इन्वेजन if release of hostages and ceasefire deal is secured with Hamas। ठीक है, अब गार्डियन बरतानिया का सबसे बड़ा इदारा, मिडल ईस्ट क्राइसिस, हमास रिव्यूइंग न्यू इसराइली सीज फायर प्रपोजल एज इट हैपेंड। तो ये मैंने आपके सामने सबूत रख दिया कि उनको प्रपोजल जो है वो पहुंच चुका है और हमास इसके ऊपर रिव्यू कर रही है, डिस्कशन कर रही है, अपने तमाम इत्तेहादियों से बात कर रही है, और 2-3 दिनों के अंदर अंदर या 48 घंटों के अंदर, ये 72 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर इस पर जवाब जो है वो हमास की जानिब से आ सकता है। दुनिया भर का मीडिया इस पर भरा पड़ा है। सबसे टॉप न्यूज बन गई ना भाई, इतनी बड़ी बात कि वो नया प्रपोजल इसराइल की तरफ से चला गया। अच्छा, अगली बात जो है कि प्रपोजल तो चला गया, प्रपोजल के अंदर क्या है? जो मैं आपको कह रहा हूं कि सरेंडर किया गया है, टोटल सरेंडर इसराइल की तरफ से हुआ है। तो वो प्रपोजल के अंदर क्या है, मैं सबसे पहले जो इसराइली मीडिया है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो इंकशाफ हुआ है वो भी इसराइली मीडिया ही ने किया है। इसराइली मीडिया ने बताया कि इस प्रपोजल के अंदर क्या है। वल्ला ये वेबसाइट है, यानी उनके मीडिया ग्रुप का नाम है वल्ला वेबसाइट। ये बहुत बड़ा उनका मीडिया ग्रुप है, नामी ग्रामी और बड़ा मुस्तनद, यानी वन ऑफ द टॉप जो उनके मीडिया ग्रुप्स है उसके अंदर इसका नाम आता है। अच्छा, इसने जनाब सबसे पहले इसने खबर शेयर की है कि इस प्रपोजल के अंदर क्या है, इसराइल ने क्या भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल जो हमास की शराइत है ना वो मानी गई हैं। यानी हमास की क्या शराइत हैं? विड्रॉल होगा इसराइली फौज का मुकम्मल तौर पर, तो जिसको इसराइल नहीं मान रहा था वो माना गया है। उसके अलावा जनाब सीज फायर, मुकम्मल सीज, परमानेंट सीज फायर, ये सबसे बड़ी खबर है। परमानेंट सीज फायर इसराइल की जानिब से खुद जो है वो भेजा गया है, और रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस जो है वो भी इसमें उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर हमारे कैदी और आपके कैदी छोड़े जाएंगे। मैं इसका भी सबूत पहले आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि सारी लड़ाई इसके ऊपर है। मतलब जो मुज़ाकरात में डेडलॉक है तो वो इसी वजह से है। हमास कहती है मुकम्मल सीज़ फायर, वो कहते हैं नहीं। हमास कहती है विड्रॉल, वो कहते हैं नहीं। तो अब इसराइल अगर खुद ये कर रहा है तो ये कितनी बड़ी खबर होगी। ये सबूत आपके सामने वल्ला वेबसाइट लिख रही है, द इसराइली प्रपोजल आफ्टर द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस willingness to discuss lasting peace in the Gaza Strip. The new proposal includes significant concessions on Israel's part. कि अब ये जो नया proposal है इसमें significant concession है, ठीक है ना, वो अपनी चीजों से बिल्कुल मुतालबात से अपनी जो पोजीशन है उससे पीछे हटा है इसराइल। फॉर द फर्स्ट टाइम एन implied willingness to discuss ending the war. पहली बार
اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اینڈنگ دا وار اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی. آفٹر ادر تھنگز حماس واز آفرڈ, باقی چیزوں کے علاوہ حماس کو کیا کیا چیزیں آفر کی گئیں؟ ولنگنیس ٹو فلی ریٹرن دا ڈسپلیس پیلسٹینین ٹو دیئر ہومز, یہ بھی اس کے اوپر بھی پہلے ڈیڈ لاک تھا کہ حماس کہتی تھی کہ ہمارے جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ان کو واپس ہم نے گھروں میں جانے دیا جائے, چاہے وہ جیسے بھی گھر بچے ہیں لیکن واپس ان کو جانے دیں, لیکن اسرائیل اس کے اوپر مانتا نہیں تھا. اسی لیے وہ جو سینٹر میں اس نے بریگیڈ رکھی ہوئی تھی وہ اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ یہ فلسطینی جو ہیں وہ واپس نہ آ سکے. اچھا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ اب چونکہ اتنے بڑے حقائق ہیں تو یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اچھا withdrawal آف دا IDF فرام دا کوریڈور دیٹ کراس دا اسٹرپ, یہ آخری ان کی بریگیڈ تھی تو مکمل طور پر اس کا withdrawal. And as mentioned, willingness to permanent ceasefire in the future. رضامندی for the permanent ceasefire, یہ ان کا میڈیا اس کو انکشاف سب سے پہلے وہ شیئر کر رہا ہے, پھر ساری دنیا کا میڈیا اب اس کو شیئر کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیے what they say, پھر آپ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے, اسرائیلی آفیشلز کے بیانات کو وہ کوٹ کر رہا ہے. We hope that what we have proposed is enough to bring Hamas into serious negotiations, said the Israeli officials. اسرائیلی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں, میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے پرپوزل بھیجا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انف ہے حماس کو یہ بتانے کے لیے کہ سیریس نیگوسیشنز ہوں, کہ ہم سیریس ہیں اس بار. We hope that this is a proposal from which they will understand that we are serious about reaching a deal. کہ پہلے تو پھر ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی رہیں اور واضح تھا کہ اسرائیل ایسے مطالبات رکھتا تھا کہ جو کوئی سمجھ سے بالاتر تھے, یعنی ان کے اتحادی بھی اس کے اوپر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کیا شرائط ہے. تو پہلی بار وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ لاجیکل ڈیمانڈز چیزیں رکھی ہیں جو مطلب حماس کو لگے گا کہ ہم سیریس ہیں اور ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے. They need to understand that it is possible that if the first stage is implemented, it will be possible to advance the next stages and reach the end of the war. اب یہ بیسک معاہدہ تو پہلے جو ڈسکس ہوتا رہا وہ بھی یہی تھا, حماس بھی مطلب ان فیزز میں یہ ساری چیزیں ہوں گی نا, ایک دم سے تو نہیں ہوگا, ایک دم سے کس کو اسرائیل کے اوپر اعتبار ہے, تو ان فیزز یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, یعنی اتنے قیدی چھوڑے جائیں گے, ادھر سے وہ چھوڑیں گے, ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, درمیان میں باقی جو گارنٹر ہیں وہ ہوں گے, تو ان فیزز یہ ہوگا. لیکن پہلے اسرائیل کیا کہتا تھا کہ عارضی جنگ بندی ہوگی, 2 مہینے کی ہو, 6 ہفتوں کی ہو, 45 دن کی ہو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پرماننٹ سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو چکے ہیں. تو یہ جناب بہت غیر معمولی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس پرپوزل کے اندر یہ ہے سیز فائر, تمام وہ ڈیمانڈ جو حماس کر رہی تھی اور جس کے اوپر ڈیڈ لاک تھا وہ آج اسرائیل کی جانب سے مان لی گئی ہیں. اور اس کو بتایا جا رہا ہے ایجپٹ اینڈ اسرائیل ٹوگیدر فارمولیٹڈ, یہ جو پرپوزل تیار ہوا ہے یہ ایجپشین نے بھی ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی سنجیدہ کام کرنا چاہتے تو یہ چیزیں رکھیں تو ہی حماس مانے گی, وگرنہ انہوں نے نہیں ماننا کہ یہ سنجیدہ چیزیں اس میں شامل کریں, ٹائم ویسٹ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا, ہم دہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو جو کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے, اب اس میں ڈیلے تو نہیں ہو سکتا, تو جو کرنا تھا ابھی کرنا تھا. تو ایجپٹ نے کہا کہ یہ چیزیں شامل کریں گے تو بات آگے بڑھے گی, وگرنہ نہیں بڑھے گی. تو یہ میڈیا کی جانب سے رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے. ابھی تک حماس نے اس پر نہیں کہا کہ ہمیں یہ پرپوزل آیا, انہوں نے کہا ایک پرپوزل آیا ہم ریویو کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی ڈیٹیل, اور وہ ڈیٹیلز شیئر بھی نہیں کرتے ہیں. یہ پیچھے بھی جو مذاکرات ہوتے رہے وہ میڈیا ہی کے ذریعے خبریں آتی تھی, نہ اسرائیل بتاتا تھا, نہ میڈیٹرز بتاتے تھے, نہ کوئی دوسرا, میڈیا ہی کے ذریعے چیزیں آتی تھی اس مختلف آفیشلز کے نام سے. حماس نے کبھی بھی اپنا جواب دینے سے پہلے نہیں بتایا کہ ہمیں کیا پرپوزل جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے. تو ابھی تک سرکاری ذرائع یعنی اسرائیل اور حماس نے نہیں بتایا, لیکن جیسا کہ پہلے ہو رہا ہے بالکل ایسے ہی میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں. دیکھیں اس وقت سینیریو کیا ہے. سینیریو یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر شدید پریشر ہے, تل ابیب کے اندر شدید ترین جس کو کہتے ہیں نا وائلنٹ مظاہرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ نتنیاہو کے ریزیڈنس کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہے. اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی اور باقی جو ہائی آفیشلز ہیں وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. جی ہاں, جنہوں نے لڑنا ہے وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لو, وہ پریشرائز. یہ میں ثبوت آپ کے سامنے ایک چیز کا ثبوت. یدیو ناتھ, یہ جو ان کا سب سے بڑا اخبار ہے, میڈیا ہے, دا میجورٹی آف دا لیڈرز اینڈ آفیشلز ان دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ دا ڈیل اینڈ دا مائنورٹی اپوزٹ. کہ میجورٹی جو ہے وہ ڈیل کے اوپر ہے کہ ہمیں یہ مذاکرات کرنے چاہیے, اور بہت مائنورٹی یعنی سموترک جیسے لوگ, بین گور جیسے لوگ, اس طرح کے جو انتہا پسند ہیں انکلوڈنگ نتنیاہو خود بھی ہے, تو یہ مائنورٹی میں اب رہ گئے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, جنگی جاری رکھیں گے. لیکن میجورٹی یعنی آرمی کا چیف, باقی ہائی آفیشلز, ان کو نظر آ رہا ہے
کہ یہ یہاں پر اسرائیل کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے مکمل، یہ اپنی قبر کھود رہا ہے، اور ابھی بھی اس سے وہ سروائیو کر سکے گا جو جتنا کچھ ہو چکا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ اگر بچنا ہے اسرائیل نے تو ابھی بچے گا، یعنی ابھی مذاکرات میں ہمارا سروائیول ہے، جنگ جاری رکھنے میں ہمارا سروائیول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اتحادیوں کے لیے کس طرح بے قابو صورتحال ہے، امریکی یونیورسٹیز، امریکہ میں مظاہرے، یورپ میں مظاہرے، ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت دنیا بند گلی میں جا چکی ہے، ٹھیک ہے، دنیا بند گلی میں جا چکی ہے۔ وے آؤٹ یہاں سے کیا ہے، یہاں سے دنیا نکلے گی کیسے؟ یعنی بند گلی میں کیا ہے؟ جنگ ہی جنگ، تباہی تباہی، جس میں ہم علاقائی اینڈ دین عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اگر آپ نے روکنا ہے معاملے کو فی الفور، تو وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ قاتلوں کو سزا دے جنہوں نے یہ کیا، اور آزادی فلسطین ہو۔ اس کے علاوہ تو بات ہے ہی نہیں نا، اس کے علاوہ بھول جائیں، اس کے علاوہ بھول جائیں کہ کسی چیز کے اوپر یہ بات بنے گی۔ تو یہ اب ہمارے سامنے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیں اچھا، تو اب اگر اس پرپوزل کی ہم بات کریں کہ حماس اس کے اوپر کیا جواب دے گی، تو دیکھیں اب یہ جو چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اگر حقیقتاً ایسا ہی ہے، مطلب ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ساری چیزیں، اگر ہم فی الحال سپوز بھی کر لیں، اگر واقعتاً ایسا ہے، تو حماس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس پھر وہ اس کو ریفیوز کریں گے یا اس کو نہیں مانیں گے، وہ ہر صورت میں اس کو مانیں گے، یہی تو ان کی ڈیمانڈ سی۔ سیز فائر پہلی دن سے ان کی ٹاپ پرائرٹی تھی، آزادی فلسطین ان کی ٹاپ پرائرٹی تھی، کیونکہ بنیادی مقصد جو پہلے دن سے ہم بتا رہے ہیں وہ ہیومن سفرنگز کو روکنا ہے، فلسطینیوں کی سفرنگز کو، ان پر جو تکالیف، جو فاقے، جو کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں، کتنی کوئی اجتماعی قبریں ہم نے ان کو اور دینی ہیں۔ تو پہلے دن سے ہماری جنگ بندی ہونا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، تو اس حماس جو ہے اس کو قبول کرے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرب فوجیں اندر جائیں گی، عرب اور باقی فوجیں بھی ہو سکتی ہیں، ویسٹ بینک کا، غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ اس کے بعد آزادی فلسطین کا باقاعدہ پروسیس شروع ہوگا اور فلسطینی ریاست باقاعدہ طور پر یہاں پر قیام پذیر ہوگی۔ یہ پروسیس ہے، یہ 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال، اور ریکنسٹرکشن آف غازہ ہوگی۔ اگر یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا، اگر یہ ڈیل کامیاب نہیں ہوتی یا اس میں کوئی اور چیزیں نکل آتی ہیں، کیونکہ بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے، کیا نتن یاہو آزادی فلسطین کے اوپر سائن کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ مطلب بین گور کرے گا؟ کون؟ یہ تو مطلب اگر آپ کہیں کہ نتن یاہو یہ امن معاہدہ کر رہا ہے، تو یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، نتن یاہو تو کبھی نہیں کرنے والا۔ نتن یاہو ہٹے گا، کوئی اور آئے گا، وہی یہ معاہدے کے اوپر سائن کر سکتا ہے، نتن یاہو کے ہوتے ہوئے تو نہیں۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتی ڈیل مثال کے طور پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو واضح ہے کہ یہ آخری موقع ہے جس دہانے، دیکھیں 7 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، تو انف از انف یار، بہت ٹائم ہو گیا نا۔ تو یہ آخری موقع ہے اس جنگ کو بڑے سکیل کے اوپر روکنے سے۔ اگر آپ روکنا چاہتے تو، اگر آپ ابھی مذاکرات کو نہیں مان رہے، اگر ابھی یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر ایک بڑی جنگ ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا دیکھے گی کہ کس طرح یہ جنگ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ پرپوزل آنا اس موقع کے اوپر، جب اسرائیل دھمکیاں لگا رہا ہے، جب اسرائیل نے 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا اور گریٹر اسرائیل فلانے دعوے کر رہا ہے، اس صورتحال میں ان کی طرف سے یہ پرپوزل آنا، تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ ہار چکے ہیں، آپ کا یہ اپنے منہ سے اعترافی شکست ہے، تو اس کے بعد جنگ ہو یا مذاکرات ہو، آپ کا جو کھیل ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ آزادی فلسطین کو اب نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں صرف یہ ہے کہ فلسطینیوں کو جو سفرنگز ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گی، نہتے لوگوں کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اس چیز کو روکنے کے لیے پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرپوزل بتاتا ہے کہ آپ کا کھیل ختم ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ نہتے لوگوں کو اور شہید کریں گے، اور کچھ نہیں یاد نہیں کرنا۔ آپ کا انجام آپ پہنچا ہے، قاتلوں کو سزا اور آزادی فلسطین، یہ آج ہو، یہ اس ڈیل کے تحت ہو، یہ 10 دن کے بعد ہو، یہ 6 مہینے بعد ہو، یہ سال بعد ہو، یہ جب بھی ہو، اس سے کم کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی۔ تو یہ پرپوزل بتاتا ہے کہ اس سے فاتح ہو کر کون آئے گا؟ فلسطین جو ہے وہ اس سے فاتح ہو کر ابھرے گا۔ آج ابھرے، کل ابھرے، پرسوں ابھرے، 6 مہینے بعد ابھرے، 2 سال ابھرے یا 5 سال بعد ابھرے۔ اور یہ وہ والی جنگ بندی نہیں ہے کہ جنگ بندی کر گئی تو کھلی بلی گھر بیٹھ گئے، ویسے اسرائیل کا قبضہ چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کون مارکا ہے جس میں آزادی فلسطین ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، یہ پرانی جنگیں نہیں، اور اس میں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہیں پر ناظرین ایک اور جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں انیشلی 1 ایئر اینڈ 2 ایئر کا جو سیز فائر ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، یعنی دیکھیں نا مختلف جگہوں کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ تو ایک میڈیا رپورٹ یہ بھی ہے کہ فرسٹ فیز کے اندر یہ 1 ایئر یا 2 ایئر کا بھی ہو سکتا ہے، دین پھر پرماننٹ، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ بھی ہوتا ہے تو مطلب ٹھیک ہے، یہ مختلف پرپوزل ہیں، اور سب سے بڑا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خود انہوں نے کہا کہ مکمل جنگ بندی ہے۔ اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو بہت فیصلہ کن ٹاکس ہونے جا رہی ہیں،
बहुत फैसला कौन, यानी इस लेवल की जो टॉक्स हैं वो इससे पहले इस पूरी जंग के दरमियान नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले क्या था कि डेलीगेशंस आते थे, उन्होंने पीछे जाकर बात करनी होती थी, उनकी डायरेक्ट उस तरह से डिसीजन मेकर वो पावर तो नहीं थी। तो यहां पर फर्क यह है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद आकर बैठ रहे हैं, वो खुद आकर जो डिसीजन में जिन्होंने फैसला करना है वो ताकतें जो है वो यहां पर आकर बैठ रही हैं। वैसे तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास था, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू तो गजा टॉक्स की, और बेसिकली ये अब ऑफिशियली ये आ चुका है कि ये गजा टॉक्स होने जा रही हैं। होना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था वो होगा, लेकिन असल जो मुद्दा है वो गजा टॉक्स का है। तो एंटनी ब्लिंकन, डेविड कैमरॉन, जर्मनी के वजीर खारजा, फ्रांस के वजीर, मतलब बहुत टॉप लेवल की शख्सियात यहां पर आ रही हैं। अरब के तमाम वज़रा खारजा, उधर से तुर्की के वजीर खारजा वो यहां पर पहुंच चुके हैं, और अभी कुछ देर पहले जो अरब के वज़रा खारजा हैं उनकी आपस में मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर रख दी हैं, ठीक है, कि आज़ादी फ़लस्तीन, जंग बंदी, और जिन्होंने ये किया है उनकी सज़ा, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ द गाजा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझें, देखें हमने सऊदी अरब के किरदार पर बहुत तनकीद की है और कर भी रहे हैं कि वो उस तरह से लीडिंग रोल के ऊपर नहीं आया। पहले जब ओआईसी का इजलास हुआ तो उन्होंने रिजेक्ट किया था ऑयल की जो बंदिश है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब का आना फ्रंट फुट के ऊपर ये बहुत गैर मामूली है। मैं आपको यानी हम ही ने तनकीद की है और हम ही आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ये गैर मामूली है सऊदी अरब का फ्रंट फुट के ऊपर आना। उसकी वजह यह है, देखें ये मुज़ाकरात बिलफर्ज नाकाम हो जाते हैं, ये सऊदी अरब में टॉक्स हो रही हैं, उधर से वो प्रपोजल यहां भी डिस्कस होगा ना, तो अगर ये नाकाम हो जाती है, रफा ऑपरेशन इसके बाद शुरू हो जाता है बिलफर्ज, तो ये सऊदी अरब कैसे सिचुएशन को संभालेगा मुझे बताएं। यानी वो बराह रास्त खुद इन्वॉल्व हो रहा है और उसके बाद हो जाता है रफा ऑपरेशन, तो आपकी जो लीडरशिप है वो किधर गई? ठीक है, मतलब आप जो प्रेशर है अवाम का, अपने अवाम का ओवरऑल, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? कि आपने फिर किया क्या कि आपने सारे वज़ीर खारजा को बुलाया, सारी पावर्स को बुलाया, उसके बाद चौथे दिन रफा ऑपरेशन शुरू हो गया। तो ये धब्बा सऊदी अरब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखें। मतलब सऊदी अरब साइड लाइन पे था, तनकीद हो रही थी, अब तो फ्रंट फुट के ऊपर आ गया। तो अब अगर वो नहीं करवा सकेगा जंगबंदी, तो फिर ये कैसे? फिर अब देखें, इसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल जाना है, डेविड कैमरॉन आए होंगे, जर्मनी का वजीर खारजा, इसके बाद चौथे दिन रफा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो मुझे बताएं, ये जो अपनी कौमों के नुमाइंदे हैं, ये सूरत हाल को कैसे संभालेंगे? जो मैंने आपको कहा ना कि दुनिया बंद गली में आ चुकी है, बंद गली में, और इसका वे आउट क्या है? मुकम्मल जंगबंदी, कातलों को सजा, आजादी फ़लस्तीन। इसके अलावा दुनिया के पास वे आउट नहीं है। अब देखिए किस तरह जॉर्डन के अंदर सूरत हाल है, अमेरिका के अंदर सूरत हाल, यूरोप के अंदर, आप देख लें अवाम कैसे निकले हुए हैं। हुकूमतें इस सुनामी को, जो तूफान अब सुनामी में बदल चुका है, इसको नहीं संभाल सकते। देखें, एक हद होती है ना चीज, आपने 200 से ज्यादा दिनों की जंग में इतना कत्लेआम कर लिया, अच्छा उसका प्रेशर इतना ज्यादा है, अभी आप बैठ रहे हैं और मिडिल ईस्ट में आकर बैठ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स, और उसके बाद नेतन्याहू रफा ऑपरेशन करता है, ठीक है, तो दुनिया क्या कहेंगे? ये बर्तानिया से, अमेरिका से नेतन्याहू नहीं संभाला जा रहा, ठीक है, तो ऑलरेडी जो चाहते हैं उसके ऊपर इतना प्रेशर है, तो रफा के कत्लेआम के ऊपर आप अपनी आवाम को संभाल सकते हैं? ये सारी हुकूमतें जो मुज़ाकरात कर रही होंगी, यही डिसीजन मेकर है ना, तो सारा मलबा तो इन्हीं के ऊपर आएगा कि आपने क्या किया। अच्छा, अगर नेतन्याहू सऊदी अरब की बात नहीं सुन रहा, तो फिर सऊदी अरब एक्शन क्या ले रहा है? तो ये इस तरह से आप ना समझे कि सऊदी अरब मुज़ाकरात करेगा और नहीं कामयाब होंगे तो चुप करके बैठ जाएगा। ये सऊदी अरब के लिए ये इतना आसान नहीं होगा और इसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे अगर ये सारा फेलियर होता है। तो ये बहुत आम नाजुक मोड़ है और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि देखें अल्टीमेट क्या होना है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल एक मुस्बत इशारा, एक मुस्बत डेवलपमेंट यहां पर है और इतने कुछ चांसेस यहां पर हैं कि जंगबंदी हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। नेतन्याहू जब तक बैठा है, मतलब हम कैसे मान लें कि वो आज़ादी फ़लस्तीन के ऊपर मान जाएंगे? 7 अक्टूबर से पहले उनके क्या अज़ाइम थे और आज वो 200 दिनों की जंग के बाद वो आज़ादी फ़लस्तीन पे मानेंगे? हम कैसे इस चीज़ को मान लें? लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों का होना, और देखिए चीजें उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं जा रही हैं। बात यह है वो जंग हार चुके हैं, बयानिया उनके साथ नहीं है, पब्लिक उनके साथ नहीं है, इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है इस पर सैंक्शंस लगाओ, तो चीजें तो उनके हाथ से निकल चुकी हैं। तो ये वो चीजें हैं जो वो ना चाहते हुए उनको करना पड़ेंगे। नेतन्याहू को हटना पड़ेगा, नया बंदा आएगा और उसको ये मुआहदा करना पड़ेगा। यानी ये मुस्बत चीजें हैं, जंग जारी है और यहां से फैल भी सकती है। लेकिन अब से पहले 24 घंटे 48 घंटे पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब से ये प्रपोजल आया है, ये सारा सिनेरियो बन रहा है, तो एक मुस्बत चीज यहां से निकल सकती है। बस बात इतनी है, बाकी अल्टीमेटली कुछ भी हो सकता है। और फिर अगली बात देखिए, जैसा कि जो खबर आई है कि नेतन्याहू इज फ्राइटेंड, खौफजदा है आईसीजे के अरेस्ट वारंट से। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मैराथन
टेलीफोनिक कॉल्स हो रही हैं, यानी लंबी लंबी टेलीफोनिक कॉल्स अमेरिका को, बरतानिया सबको कह रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये वारंट जारी ना होने दो, लेकिन वो उसमें नाकाम हो चुके हैं। और अब इसराइली मीडिया में सबूत आपके सामने रख देता हूं, फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। मरीब ऑनलाइन सबसे बड़ा इदारा, नेतन्याहू इज अफ्रेड एंड नर्वस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अरेस्ट वारंट बीइंग इशूड अगेंस्ट हिम बाय इंटरनेशनल कोर्ट। फ्राइटेंड है, खौफजदा है, ठीक है। तो बात यह है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है। और अमेरिका, जो मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सिटीज में तूफान उठ रहा है, ये बाइडन नहीं इसके सामने टिक सकता। ये खींच ले जितना खींच सकता है, लेकिन ये इसके सामने नहीं टिक सकता। इसको घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं। आपकी कैलकुलेशन थी 1 महीने के अंदर जंगबंदी करना, मतलब 1 महीने के अंदर गजा पर कब्जा करना। आज आप कर नहीं सके, अभी आप कह रहे हैं 2028 तक ये जंग जारी रहेगी। कैसे? मतलब कैलकुलेशन से टोटल डिजास्टर हुआ है, आपकी कैलकुलेशन से चीजें निकल गई हैं। तो इसलिए नतायज भी आपके मुताबिक नहीं आएंगे, जो फाते हैं उनके मुताबिक नतायज आएंगे। अभी आप उर्दुगान की खबर सुनिए। उर्दुगान को जनाब बाइडन ने इनवाइट किया, उर्दुगान ने इनकार कर दिया। नेटो का एलाए तुर्की, उसने इनकार कर दिया व्हाइट हाउस जाने से। तो इतनी शर्मिंदगी अब उनको उठाना पड़ रही है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। और अब देखते हैं कि मतलब अगले 48-72 जब तक ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्की के, जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, यानी ये सारे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, मंगल को ये खत्म हो जाएंगे। तो अगले 48 घंटे हैं, इसके अंदर अंदर होना है जो कुछ होना है। और अगर ये फेल हो गया तो ये हम बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, लेकिन काफी मुस्बत चांसेस हैं जो कि अभी से 48 घंटे पहले नहीं थे, अब ये पैदा हो गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है ये इस वक्त की। बाकी जंग ग्राउंड पर यमनी हमले, इराकी हमले, शाम के हमले, उधर लेबनान के गजा वेस्ट, वो उसी तरह से जारी हैं। और वो तब तक ही जारी रहेंगे जब तक एक मुआहिदा साइन नहीं हो जाता। उन्होंने वैसे ही जारी रहना है और वो बढ़ते रहेंगे जब तक के मुआहिदा साइन नहीं होगा। ये इस वक्त की तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।